ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के एपिसोड में। देश में पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें अभी भी बहुत सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 181 करोड़ 56 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना और इसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के पूर्व निदेशक और सीईओ डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सरमन ने एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज में मिशिगन विश्वविद्यालय से विशेष योग्यता हासिल की है और वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे हैं। आपके शोध विश्व के जाने माने जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर सरमन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है जी। तो थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आप अपनी आवाज को थोड़ा सा बेटर हो जाए जी। तो और एक क्लैरिफिकेशन, में पूर्व निदेशक हूँ, अभी मैं जी बिल्कुल पूर्व निदेशक ही हैं आप। जी बिल्कुल, को मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ उसकी। जी बिल्कुल। तो जी, आपने जैसा बिल्कुल कहा, कोरोना के विषय में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। मेरा भी आप सब लोगों को अभिवादन है भोपाल की तरफ से और मेरी अपनी तरफ से, और हम आगे प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। तो आप कृपया जो अपनी थीम को दोबारा रिपीट कर दें, जिससे कि मैं सुन पाऊं तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और श्रोताओं, आप भी डॉक्टर सरमन से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सरमन, हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति के ऊपर। आप कोविड को लेकर देश की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान स्थिति है, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि सभी लोग, हम सभी जानते हैं, जैसा आपने भी कहा कि कोविड के जो संख्या है केसेस की, वो बहुत कम हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए और असावधान नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा हम पड़ोसी अपने देशों में देख रहे हैं, जिसमें कि चाइना हमारा बिल्कुल क्लोज नेबर है और हांगकांग है, अमेरिका में दोबारा से एक वो वेव आ गई है, कुछ कंट्रीज यूरोप में भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं केसेस, और चाइना में तो इतना बुरा हाल हो गया है जी कि शायद उसका 2 साल में कभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ। और वो सभी केसेस वो देखने से, सीक्वेंसिंग होने से, जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको कहते हैं, उससे पता चला है कि वो जो नया वेरिएंट, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जो है, जो BA.2 जिसको कहते हैं, उसकी वजह से वहाँ काफी सिचुएशन खराब है। वहाँ ऑलमोस्ट ICU और बाकी जो बेड हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो गए। जैसा कि ओमिक्रॉन में हम देखते थे कि ओमिक्रॉन जो ओरिजिनल था, जिसको BA.1.1 कहते थे, उसमें यूजुअली हम सबको पता है कि ज्यादातर ICU की जरूरत नहीं पड़ी और बेड्स यूजुअली नॉर्मल रहे और उसमें किसी तरह की क्राइसिस नहीं आई, क्योंकि ज्यादातर मरीजों को हॉस्पिटल में या तो भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी, या भर्ती होने की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की या ICU में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन ये जो म्यूटेंट है, नया जो रूपांतरित वर्जन है जी ओमिक्रॉन का, इसमें डेल्टा की तरह ही ये काफी इन्फेक्शियस तो है ही है, और ये उसकी तरह से विरुलेंट भी काफी है, संक्रामक भी है और घातक भी है, दोनों चीजें हैं। तो मेरा सभी श्रोताओं से आपके माध्यम से ये, जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं और सभी हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते आए हैं कि हमको बिल्कुल कंप्लेसेंसी जिसको कहते हैं और या असावधान होने की जरूरत नहीं है जी। अभी दुश्मन आपके दरवाजे पे खड़ा है, हमारे देश में यद्यपि नहीं है, लेकिन कभी भी ये दस्तक दे सकता है। तो हम सब लोगों को अपने जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर होते हैं, मास्क होते हैं, भीड़ होती है, उसको कम से कम भीड़ वाले स्थान पर जाएं, भीड़ को इकट्ठा ना होने दें,
मास्क लगा के और हैंड हाइजीन को मेंटेन करके रखें। डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में बहुत सारी शिथिलता दी गई है सरकार ने बिकॉज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सावधान जरूर रहना। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सरमन, हमारे देश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी पूरे जोर शोर से लेकर चल रहा है और 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के का जो वैक्सीनेशन है वो इन प्रोग्रेस है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स की अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वहां भी कोमॉर्बिडिटी की जो कंडीशन थी वो भी हटा ली गई है। अब कोई भी सीनियर सिटीजन अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले सरकार ने सबसे जिसको कहते हैं कि रिस्क ग्रुप जो होता है एडल्ट के बाद जो बच्चों में वो 14 से 18 का होता है, बिकॉज वो किस लिए होता है कि 10वीं और 12वीं वो बच्चे पास करके या पास करने के लिए या तो बोर्ड के एग्जाम देते हैं या कुछ जो जेई और या कैट या नीट इस तरह के एग्जामिनेशन देते हैं, तो उनको तैयारी करनी पड़ती है, कोचिंग जाना पड़ता है या कई बार एंट्रेंस टेस्ट देने होते हैं। तो वो बच्चे हाईली वल्नरेबल थे, तो उनको सबसे पहले वैक्सीन दी गई, जैसा कि हम जानते हैं पिछले 3-4 महीने से लग रही है जी। और अब सरकार को लगा कि नेक्स्ट जो ग्रुप है बच्चों का जो 12 से 14 साल का है उसको भी वैक्सीनेशन किया जाए। तो काफी बच्चों में अब ये शुरू हो गया है और जैसा कि बिल्कुल आपने सही बताया कि अब जो एडल्ट में जो रेस्ट्रिक्शंस थे पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स में, तो उनमें कोई अब नहीं है। 60 ईयर्स से ज्यादा का कोई भी आदमी वैक्सीन लगवा सकता है और 12 साल से 18 साल तक के कोई भी बच्चे अब लगवा सकते हैं वैक्सीन और वो वैक्सीन जाएं लगवाएं, जिससे कि हमारा जो मेजर पूल है यंग जनरेशन, यंग इंडिया वैसे भी हम कहते हैं जी। हमारे देश में यंग लोगों की बहुत अच्छी खासी जनसंख्या है, तो ये लोग भी अगर प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली सबको, हमारे देश को और सबको इससे काफी मदद मिलेगी। तो ये वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है और जितने भी बच्चे हैं 12 साल से बड़े उनको सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, उनके पेरेंट्स को उन्हें कन्विंस करना चाहिए और वो बढ़ चढ़कर भाग लें वैक्सीन। और डॉक्टर सरमन, हमारी एक लिसनर रुचि जैन हमसे पूछ रही कि इनकी जो मदर इन लॉ हैं वो 88 ईयर्स की हैं, अंडर वेट हैं, उनका वेट काफी कम है, तो उनको क्या जो प्रिकॉशनरी डोज है वो लगवानी चाहिए? पहले वो अपनी दोनों डोजेस लगवा चुकी हैं, कितना सुरक्षित है ये? देखिए, अंडरवेट जो होता है, अंडरवेट में कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होता और इसलिए ऐसा कोई रीजन नहीं है कि उनको ना लगाई जाए या कोई इस तरह की सलाह आपको दी जाए। बिल्कुल लगवाइए और ये बेटर रहेगा कि उनको वैक्सीन जो प्रिकॉशनरी वैक्सीन या थर्ड डोज जो कहते हैं वो लग जाए, तो उनको अच्छा रहेगा, प्रोटेक्शन उनका बेटर हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं आप। जी। और डॉक्टर सरबन, हमारे बड़े सारे कॉलर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं और आज के हमारे पहले कॉलर हैं मोहम्मद यामीन। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। यामीन भाई काफी दूर से सेवा दे रहे हैं, भोपाल से हैं जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरौड़ी, लोनी जिला गाजीपुर। सर मैं जानना चाह रहा था, एक तो ये जो तीसरी डोज है 60 साल उम्र वालों को जो लग रही है, क्या ये 30, 35, 40 साल को आगे जाकर लगेगी क्या? थोड़ा सा वॉल्यूम जी डॉक्टर सरमन आप करें, थोड़ा सा वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, मुझे थोड़ा सुनने में वो हो रहा है। मेरा फुल वॉल्यूम है। आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर सरमन? अब ठीक है, आप जी इसी तरह का वॉल्यूम रहना चाहिए। जी बिल्कुल। यामीन भाई ये जानना चाह रहे हैं कि जो प्रिकॉशनरी डोज अभी हम सीनियर सिटीजन को लगवा रहे हैं, क्या ये आगे जाकर अन्य एज ग्रुप के लिए भी ये उपलब्ध होगी? बिल्कुल 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 सही। इनका प्रश्न बहुत सही है और बहुत उचित भी है और मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यस, किसी भी इंसान के लिए अभी बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट इसको घोषित करने वाली है। सारे एज ग्रुप को ये अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी जी। और इस बीच हमारे अगले कॉलर महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं बड़ौद से। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि कहीं कहीं पर लॉकडाउन लगा हुआ है और जो है वहाँ पर जोर चल रहा है कोरोना का। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये किसी भी कीमत पर
नहीं आए, तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर महेश जी, सलमान आप जी। हमेशा की तरह काफी जागरूक श्रोता हैं, और जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पड़ोस के देश जो है चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, और बहुत सारे कुछ दूसरे देश भी हैं जैसे हांगकांग वगैरह है, उनमें भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये 2 देश तो हमारे पड़ोसी हैं, बाकी दूसरे साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज उनमें भी लगा हुआ है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, और आपकी चिंतन भी सही है कि हम नहीं चाहेंगे, कोई भी भारतीय ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश में भी ये बीमारी दोबारा से जितने घातक इसका रूप हमने देखा है वो दोबारा ना आए। तो उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करना पड़ेगा। सरकार ऑलरेडी अपनी तरफ से जो कर सकती है वो कर रही है, वैक्सीनेशन दे रही है, सबको जागरूक करने की कोशिश कर रही है, और जितनी सुविधाएं होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में या दूसरी जगह उनको भी वो मुहैया करा रही है। लेकिन आम नागरिक होने के नाते हम सब लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं और भीड़ कम से कम करें। हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग इलेक्शंस हुए तो उसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई, तो ये थोड़ा सा इन चीजों पे थोड़ा सा हमको संयम रखना पड़ेगा, और अपनी हैंड हाइजीन और मास्क लगा के कंटिन्यूअस रखें, ये बहुत जरूरी है। इसको मास्क को ना छोड़ें, बिकॉज अगर इस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो एक सप्ताह के अंदर ही सारी उस कंट्री में या उस प्रदेश में फैल जाता है। तो इसलिए जब तक हम बचे हुए हैं तो हम बचे रहें, और हमारे यहाँ ये ना आए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और उसके लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो प्रयत्न यही है कि भीड़ वाली जगह ना करें, पार्टियां, दावत, रैलीज ये कम से कम हों, और अगर आपको जाना भी पड़े तो मास्क लगा के जाइए। अभी होली निकल के गई है, तो ऐसे में कभी कभी ये बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है, तो हम सब लोगों को संयम थोड़ा सा बरतना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और धर्मवीर जी जुड़ गए हैं गांधीनगर दिल्ली से। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बोलें। हमें इतनी उम्मीद तो है डॉक्टर साहब कि हमारे को चौथी लहर, 5वीं लहर आएगी तो हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके दुआ से आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतना हमारे को कवच धारण करा दिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर किसी को 1.5 महीना हो गया, दूसरी डोज नहीं लगा पाया कोई कारण से, तो उसको डोज लगाने के बाद उसकी जो ताकत उतनी बनी होगी कि कुछ कमी आएगी? और एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा कि माहौल इसमें खुला खुला हो गया, हम गांधीनगर मार्केट एशिया में सबसे बड़ी मार्केट में है, यहाँ इतना भीड़ हो जाती है डॉक्टर साहब, फिर भी हम अपने को बचा के रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं। ये सरकार थोड़ा सा और थोड़ा गाइड करना चाहिए या सख्ती करनी चाहिए। ये लोग थूकते हैं, इधर उधर थूकते हैं, गुटखा पान खाते हैं, बहुत इन लोगों से परेशानी होती है। जी बिल्कुल, दोनों ही आपके बिल्कुल वैल्यूएबल सजेशंस भी हैं, और वो प्रश्न भी हैं, और सुझाव भी बहुत अच्छे हैं आपके। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम सब चाहेंगे कि नहीं आए, और हम भारत सरकार हो या हम सब लोगों ने मिलकर जिस तरह से व्यवस्थाएं की हैं और वैक्सीनेशन जिस तरह से किया है, तो हम काफी आश्वस्त हैं। लेकिन जैसा बिल्कुल आपने कहा कि हम कभी नहीं जानते हैं कि ये बिल्कुल वायरस इतना चालाक है, हमसे भी ज्यादा। हम जितने भी कवच बनाते हैं उनको कवच को तोड़ने की ताकत रखता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जो हमारे अंदर एंटीबॉडी जो बनती हैं, ये जो नए रूपांतरित होकर के वायरस आ रहे हैं, वो हमारी एंटीबॉडी उन पर शायद काम ना कर पाए, ऐसा दूसरे देशों में देखने को मिला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको चिंतित रहना होगा और संयमित रहना पड़ेगा। और भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे आपने कहा कि इन चीजों के लिए सरकार से भी गाइडलाइंस तो अभी कहती हैं कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। सरकार ने ये नहीं कहा है, सारे व्यवसायिक चीजें खोल दी हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएं। दूसरा, आपका पहला जो प्रश्न था वो ये था कि 1.5 महीना ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, आप फिर भी वैक्सीन लगवा लीजिए, बिकॉज ना लगवाने से ही हमेशा बेटर है। और 1.5 महीना तो कोई खास बात नहीं, 6 वीक तक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बिल्कुल बेशक लगवा लीजिए, बेशक देर हो गई। और रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां से गुरुनाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। गुरुनाथ जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, मेरा क्वेश्चन था, अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की B1 और B2 जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है सर,
सर कुछ देशों से जो डाटा उपलब्ध हो रहा है सर, ये जो आरटीपीसीआर जो और जो एंटीजन जो इससे भी इस टेस्ट से भी ये ट्रैक में हो रहा है, और जो जिनको इन्फेक्शन होता है उनके शरीर में बहुत वीकनेस आ जाती है, वो कई बार पेशेंट चक्कर आके गिर भी जाता है। तो सर इसमें मतलब अपने देश में अगर ये एंट्री करता है, आता है, हमारे देश में आता है, तो सर इसलिए क्या प्रबंध किए जा सकते हैं? थैंक यू। जी बिल्कुल आपका चिंतन बिल्कुल सही है। पहली बात तो आपने जो बताई, जिसको आपने कोविड आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, जो कोविड सिकुली या कोविड कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, वो कुछ मरीजों में बिल्कुल हो जाता है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या डेल्टा में तो बहुत ज्यादा होता था, ओमिक्रॉन में कम मिला है, लेकिन डेल्टा के मरीजों में बहुत ज्यादा था कि बहुत सारे जिसको ब्रेन फॉगिंग कहते हैं वो कर देता था। तो ब्रेन फॉगिंग का मतलब यह है कि दिमाग पे वो असर डाल देता है और उसके दूरगामी परिणाम बहुत महीनों तक रहे हैं और रह रहे हैं अभी भी, लगभग 1 साल होने के बावजूद भी कुछ लोगों में। जो आपका अनुभव है बिल्कुल सही है। दूसरी चीज आपने कहा कि देखिए जैसा BA1 और BA2 जो आया है, जो रूपांतरित वर्जन ओमिक्रॉन का है, उसमें ये बिल्कुल कहीं तक आपकी बात सही है कि जो एंटीजन टेस्ट जो आप कह रहे थे, एंटीजन टेस्ट हो या मॉलिक्यूलर टेस्ट जिसको PCR कहते हैं, जी कभी कभी देखा गया है कि जो ओमिक्रॉन है उसमें कुछ जो वायरसेस के जो जीन्स हैं वो जो डेल्टा में या दूसरा जो प्रीवियस जो अल्फा जिसको कहते थे उसमें जो थे वो इसमें मिस हो गए हैं और वही उसका रूप उसने चेंज किया है। तो जो कन्वेंशनल पुराना PCR था वो मिस कर सकता है। बिल्कुल सही कहा, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए नई किट्स आ गई हैं, तो नई किट्स से अगर करेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा। दूसरी चीज आपने कहा कि ट्रैकिंग नहीं हो पा रही, ये बिल्कुल सही है, कहीं कहीं देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन है। सरकार इसके लिए डेफिनेटली इसके लिए उनके संज्ञान में है, सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, और उसकी ट्रैकिंग के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां जहां सीक्वेंसिंग हो रही है वहां बिल्कुल पता चल रहा है कि लगभग 70 से 90% लोगों में, हमारे भोपाल में भी हम लोगों ने सीक्वेंसिंग की तो हमने देखा कि जनवरी और फरवरी के बाद में जितने भी मरीज आ रहे हैं उनमें 90% में BA2 है, जिसको नया रूप, जिसको ओमिक्रॉन का नया रूप है। तो आप लगा सकते हैं अंदाज कि इसमें BA2 ने कितनी जल्दी हमारे यहाँ कर लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि BA2 इतना होने के बावजूद भी हमारे देश में इसकी इतनी ज्यादा तबाही नहीं हुई है, और हमें आशा है और उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद इसी तरह से हमारी जनता सुरक्षित बनी रहेगी, लेकिन संयम जरूर रखना होगा। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के पूर्व निदेशक और CEO डॉक्टर सरमन सिंह। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर सरमन, हमारी अगली कॉलर जो हैं वो बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हैं। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ एक्सपर्ट होने भी है। नमस्ते। नमस्ते जी सर, बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह मतलब पूरे जो कंट्रीज है उसमें जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, तो हम ये क्या मान सकते हैं कि एक चौथा वेव का आज मतलब शंका जताई जा सकती है? जी डॉक्टर सरमन, 4th वेव के बारे में जानना चाहती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो चाइना में आई है उनके यहाँ 3rd वेव नहीं आई थी, तो उनकी अब 3rd वेव है, लेकिन वास्तव में वो 4th वेव है। तो उनकी जो 3rd वेव थी वो बहुत कम आई थी, बिकॉज उन्होंने कंट्रोल बहुत जल्दी कर लिया था और अच्छी तरह से किया था। लेकिन कभी कभी यही होता है कि जब हम बिल्कुल अपना संयम खो देते हैं, तो चाइना का बिल्कुल आपने सही कहा, एक ऐसा उदाहरण है जहां पर कि चाइना को लगा कि हमने तो तीसरी वेव को, सारी दुनिया इतनी त्राही कर रही थी और चाइना अपने आप में काफी गौरवान्वित फील कर रहा था कि हमने 3rd वेव नहीं आने दी, हमने रोक ली। मतलब बहुत कम लोगों को ये बीमारी हुई थी जी। लेकिन उससे हुआ क्या, कभी कभी जो ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चाइना में यह हुआ कि नया वेरिएंट आया और उसने तबाही मचा दी चाइना और हांगकांग में। जी बिल्कुल। इसीलिए हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि हमें संयमित इसलिए रहना होगा कि जैसे हमारे किसी श्रोता ने भी कहा था कि हमारे यहाँ इतने सारे जो कवच बन गए हैं, इतना वैक्सीनेशन हो गया, ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका मतलब फिर भी ये न मान के बैठ जाएं कि अब हमको कुछ नहीं होगा। और चाइना एक ऐसा उदाहरण है जो हमको बताता है कि ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी देश में या देश की जनता में जब आता है तो वो घातक हो सकता है। तो मैं सबको आगाह करना चाहूंगा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से
कि ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। चाइना से सबक लेना चाहिए कि किस तरह से वो भी शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और उन्हें सब कुछ खोल दिया, निश्चिंत हो गए थे। तो हमको भी ध्यान रखना होगा और कभी भी दस्तक दे सकता है। जी, और झारखंड से दिवाकर पाठक जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। दिवाकर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जी दिवाकर जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडावीर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कोविड के बढ़ते पुनः प्रकोप को देखते हुए सावधानी और सतर्कता को कायम रखी जाए, क्योंकि सावधानी से ही संक्रमण का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लापरवाह बने लोगों को क्या संदेश देंगे? जी बिल्कुल, ये आपका सही है और आपका संदेश बहुत अच्छा है और आप इस संदेश के माध्यम से हमारी और ऑल इंडिया रेडियो की जो मदद कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। बिकॉज जो हम बात कर रहे हैं वो आप अच्छी तरह समझे हैं और आप दूसरे लोगों को भी समझा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सब लोगों की, हम लोगों की, चाहे हम एक्सपर्ट हों, डॉक्टर्स हों, या चाहे भारत सरकार हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, ये सबके लिए चिंता का विषय बना रहता है हमेशा कि कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। और दुर्भाग्य बात ये होती है कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जो संक्रामक बीमारी होती है, उनमें यही बात होती है। दूसरी, आप ब्लड प्रेशर की दवाई खुद नहीं खाएंगे या डायबिटीज में आप परहेज नहीं रखेंगे, आपको ही बीमारी होगी। संक्रामक रोग में आपको तो होगी लेकिन आप दूसरों को भी ले डूबेंगे। तो ये एक तरह की जो विडंबना होती है। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो लापरवाह लोग भी हैं उनको ये समझाया जाए कि आपको ही नहीं बीमारी होगी, अगर ये आएगी आप दूसरों को भी फैला सकते हैं, अपने प्रियजनों को भी फैला सकते हैं, अपने बेटी, बीवी, बेटा, माँ, बाप और समाज में फैला सकते हैं। इसलिए उनकी लापरवाही के जितने भी चीजें हैं उनको समझाया जाए, ज्ञानवर्धन किया जाए और जो फिर भी एग्रेशन दिखाते हैं कुछ लोग, उनको हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि उनको कड़ाई से उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, और दिल्ली से हरदीप सिंह जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। हरदीप जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सिंह जी। जी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? और डॉक्टर साहब जी को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी। एक मन में बहुत समय से जहन में एक सवाल था। जी बोलिए बोलिए। बिल्कुल, कि जैसे अगर ये वैक्सीन पूरे देश में लगभग सभी लोगों को लग चुकी है, थोड़ी सी बाकी है, तो आने वाले टाइम में अगर कोई खतरनाक वायरस जैसे चाइना में आया, कोई और लहर आ सकती, जैसे मतलब चौथी, पांचवी, छठी, तो बिल्कुल ये मतलब ऐसा भी वेरिएंट आ सकता है कि उसे वैक्सीन काम ना करे। जी बिल्कुल, तो हमने लगा रखी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट अगर देखें तो ये ओमिक्रॉन जो वायरस था, ओमिक्रॉन वायरस का जो वेरिएंट था वो भी जो हमारी एंटीबॉडी थी वैक्सीन की, वो वैक्सीन हमको इन्फेक्शन से नहीं बचा पाई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि बेशक इन्फेक्शन हुआ लेकिन हमारी जो एंटीबॉडी थी उन्होंने इसको घातक नहीं होने दिया। तो ये डेफिनेटली उतना फायदा तो नहीं करेंगी अगर नया रूप भी आता है, बिकॉज हर एक जो एंटीबॉडी जब बनती है हमारे शरीर में तो वो सारे अंगों की बनती है। जैसे हाथी है उसकी सूंड के अगेंस्ट भी बनेगी, पूंछ के अगेंस्ट भी बनेगी और पैरों के अगेंस्ट भी बनेगी और उदर के अगेंस्ट भी बनेगी। कई बार क्या होता है कि जब रूप चेंज कर लेता है, तो से फॉर एग्जाम्पल नया हाथी बन के आ गया और उसने अपनी सूंड का रूप चेंज कर लिया, तो वो एंटीबॉडी तो काम नहीं करेगी, लेकिन दूसरी जो पैरों की और जो पूंछ की है वो काम करेगी। तो इसलिए सारी एंटीबॉडी बेकार हो जाएंगी ऐसा नहीं है, बिकॉज शरीर जो हमारा बनाता है कई तरह की एंटीबॉडी बनाता है एक वैक्सीन से। तो कुछ न कुछ वैक्सीन जरूर ऐसी रहेगी, चाहे कितना ही रूप चेंज कर ले, तो बेशक वो इन्फेक्शन से, संक्रमण से न रोक पाए हमको, लेकिन घातक बीमारी नहीं होगी, ऐसा अब तक का अनुभव है हम सब लोगों का। और जितना लिटरेचर जो कहता है, साहित्य जो कहता है, उसमें ऐसा ही माना जा सकता है कि बेशक संक्रमित होने से हमको ना बचा पाए सब लोगों को, लेकिन संक्रमित होने के बावजूद भी हमें इतने घातक परिणाम शायद इसके ना झेलने पड़े। इसलिए वैक्सीन लगवाते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जितने भी संयम और जितने भी प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं भारत सरकार ने, जिसमें कि हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई और या सैनिटाइज करना चाहिए, बार बार मास्क लगा के बाहर जाना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, कम से कम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए,
जैसे हम देख रहे हैं, अभी हमने पहले भी कहा था कि होली हुई, उसमें बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल संयम छोड़ दिया था, बिल्कुल कोई मास्क वगैरह, बिना मास्क के सब लोगों ने होली खूब खेली। 2 साल से नहीं खेल पाए थे, वो भी बात सही है, लेकिन थोड़ा सा इन सब चीजों का संयम रखना पड़ेगा। जी। और डॉक्टर सरमन, इन दिनों एक ऐसा वर्ड जिसकी सबसे ज्यादा लोगों ने उसको यूज किया वो है इम्यूनिटी, और इसको लेके बहुत लोग कंसर्न भी रहे, और कोविड के बाद से मार्केट में बहुत सारी जो है इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं भी उपलब्ध हो गई। इसको लेकर आपसे जानना चाहते हैं कि कोई किसी भी व्यक्ति को अपनी जो जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही है आपने जो डाटा दिया कि लिटरेचर में सर्च बहुत सारी चीजें होती है, इम्यूनिटी डेफिनेटली हुई, तो हर आदमी ये चिंतित था कि जो वैक्सीन हो रही थी, पर्टिकुलरली ओमिक्रॉन के बाद लोगों को लगा कि जो इम्यूनिटी जो वैक्सीन से जो पैदा हो रही थी वो ओमिक्रॉन से उतनी अच्छी तरीके से नहीं बचा पाई, और हम सब जानते हैं कि संक्रमित बहुत सारे लोगों को हुआ। डाटा जो बताता है उससे कई गुना एक्चुअली संक्रमित लोग हुए, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं कराए, बिकॉज सबको पता था कि माइल्ड है तो घर में ही रहे, और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, लेकिन टेस्ट नहीं कराया। तो ये वास्तविकता तो ये है कि जितना डाटा है उससे कई गुना लोगों को संक्रमण हुआ। तो उसी दरमियान लोगों ने, जब वो आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में रहे, तो इम्यूनिटी वर्ड को बहुत ज्यादा किया, और बहुत सारी चीजें जिस तरह से हमारे टीवी हो चाहे अखबार हो, जिस तरह से सारी आयुर्वेदिक हो, आयुष की हो, या दूसरी तरह की पैथियों की दवाइयां हों, या खाने पीने में जो परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो इन सब चीजों से जिस तरह से इम्यूनिटी का इजाफा होता है वो लोगों ने पढ़ी। मैं आपको एक बॉटम लाइन बताना चाहूंगा, इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक तो होती है जो हमारी जन्मजात होती है, जो हम अपनी माँ बाप से लेकर आते हैं, वो हमेशा ही रहती है। एक दूसरी जो होती है जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो जब कभी आपको एक पहली बार इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी पैदा करता है, तो या तो इन्फेक्शन से पैदा करता है या उसका रिप्लिका जो होता है हम वैक्सीन से प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सेकेंडरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके विषय में ज्यादा चिंता की बात है। जो ओरिजिनल इन्नेट इम्यूनिटी जिसको कहते हैं वो भगवान ने हमको दिया, हमारे माँ बाप ने हमको जीन्स के थ्रू, हमारे प्लेसेंटा के थ्रू, जब हम बच्चे होते हैं पेट में माँ के में, तो डेवलप हो जाते। तो वो बहुत सारी इन्नेट इम्यूनिटी हमारी हमको प्रोटेक्शन देती है, और फिर जो वैक्सीन या इन्फेक्शन से जो मिलती है वो बाद में मिलती है। अच्छा खाना खाएं, मीठा कम खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चीजें जो हैं, घी वगैरह खा सकते हैं, लेकिन चिकनाई वाली और चीजें, फ्राइड फूड कम से कम लें, तो उससे इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। जितने भी शुगर की चीजें हैं उनसे इम्यूनिटी हमारी कमजोर होती है, और फल फ्रूट खाते रहें, और कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इन्हीं चीजों से हमारी जितनी इम्यूनिटी चाहिए वो बनी रहती है। जी। और चलते चलते बहुत संक्षेप में हमारे लास्ट कॉलर हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो मुजाहिद जी। हेलो। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी नमस्कार, जल्दी से अपना सवाल पूछिए, समय बहुत कम है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, पूछिए जल्दी। डॉक्टर साहब मैं मुजाहिद बोल रहा हूँ दिल्ली सिलमपुर से। जी बोलिए बोलिए। जो डॉक्टर साहब मैंने जो है ना आज 2nd डोज लिया कोविशील्ड। बढ़िया बात है। तो और लेकिन मेरे आईसाइट वीक है, तो मुझे पहली ली थी मैंने दिसंबर में 1st डोज। तो जब से मैं परेशान हूँ, आंखों में जो मेरी आईसाइट वीक है तो अंधेरा सा आ गया, कोहरा सा आंखों में। जी ठीक है डॉक्टर सरमन, क्या आईसाइट ये देखिए वैक्सीन से जरूरी नहीं कि वैक्सीन से हुआ हो सकता है बाई चांस आपके कैटरैक्ट वगैरह डेवलप हो रहा हो, तो वो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वैक्सीन से शायद कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई चांस हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन से हुआ बिल्कुल। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सरमन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू, और श्रोताओं का भी धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर सरमन ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।